Hello everyone, welcome to PW Law Wala. I'm Advocate Mansi Jain. This is our second lecture of Law Quest OLED Batch 2024. Last time पे हम लोगों ने क्रिमिनल लॉ का बेस सारा कर लिया था. It was introduction to criminal law. जिन्होंने भी किसी वजह से वो सेशन मिस कर दिया था तो गो एंड वॉच इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जब तक आपको क्रिमिनल लॉ का इंट्रोडक्शन और बेस पार्ट क्लियर नहीं है तब तक आपको नेक्स्ट वाले सेशंस या फर्दर सेशंस में समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी. तो बेस स्टेप, फाउंडेशन स्टेप क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आज की क्लास हमारी रहेगी ऑन जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 टू 106. लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक किया था दैट वाज इंट्रोडक्शन टू लॉ. तो एक बार क्विकली अगर सम अप करें तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किसी भी क्राइम को करने के लिए दो मेजर इंग्रेडिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज मेंस रिया एंड एक्टस रियस, इक्वली गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम कर लिया था. देयर वर 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम. इसके अलावा जनरल एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज की क्लास का टॉपिक है, दैट इज 76 टू 106. जनरल एक्सेप्शंस होती क्या है तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको बेस समझा देती हूँ. सेक्शन 76 टू 106 में आपका जनरल एक्सेप्शंस है जो कि आपके होते हैं क्रिमिनल लॉ में डिफेंसेस. अगर मैं एक शॉर्ट में सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो ये डिफेंसेस आपको ये बताते हैं कि जब कभी भी अगर आप कोई क्राइम कर देते हो, किसी वजह से आपने वो क्राइम कर दिया है, तो यहां पर सेक्शन 76 से 106 के बीच में कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको बचा सकते हैं, जो आपके लिए डिफेंसेस का काम करते हैं. उससे आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी जीरो हो जाएगी. मतलब ना ही आपको कोई डेथ पेनल्टी मिलेगी, ना ही आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी. आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, आपका एक्विटल हो जाएगा. एक्विटल का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, या जब कोर्ट आपको नॉट गिल्टी प्रूव कर देती है तो एक्विटल हो जाएगा. लेकिन इनको अप्लाई करने के लिए अब हम लोग थोड़ा सा बेस पे आ जाते हैं. फर्स्ट क्लास में हमने किया था कि किसी भी क्राइम को होने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक्टस रियस और मेंस रियस. यहां पर एक्टस रियस और मेंस रिया अगर आप दोनों चीजें कर देते हो तो आपने क्राइम कर दिया. अब क्योंकि आप जनरल एक्सेप्शंस पढ़ रहे हो, आप 76 से 106 पढ़ रहे हो, आप क्राइम के डिफेंसेस ढूंढ रहे हो अपने लिए, अपने आप को बचाना चाहते हो, तो मतलब कांड तो आपने कर दिया है बॉस, आपने क्राइम तो कमिट कर दिया है, मतलब एक्टस रियस तो आपने कर दिया है. यहां पर कोर्ट में आपके एडवोकेट का यह काम होता है उसको प्रूफ करना कि आपने मेंस रिया नहीं था उस क्राइम को करते दौरान, आपका मेंस रिया नहीं था, आपका इंटेंशन गिल्टी नहीं था. यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 को अप्लाई करने के लिए. अब मेंस रिया नहीं था तो क्या था बॉस? हमारा था गुड फेथ. तो ध्यान रखना, जनरल एक्सेप्शंस जब हम करने वाले हैं, गुड फेथ वो नमक है, वो सॉल्ट है जो जनरल एक्सेप्शन के हर सेक्शन में डलना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक ये गुड फेथ नाम का नमक नहीं होगा तब तक आप ये नहीं प्रूव कर पाओगे कि आपने क्राइम को कमिट नहीं किया है. तो क्योंकि एक्टस रियस आप करके बैठे हो, आपको ये प्रूव करना है मेरा मेंस रिया नहीं था, मेरा तो गुड फेथ था. गुड फेथ क्या होता है? मेंस रिया का टोटल ऑपोजिट. दिन रात होता है, जैसे टोटल एंटोनिम्स होते हैं, आपके ऑपोजिट्स होते हैं लाइट डार्क. तो मेंस रिया मतलब गिल्टी इंटेंशन, नेग्लिजेंस, जानबूझ के, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली. इसका ऑपोजिट गुड फेथ. नेग्लिजेंस गुड फेथ में नहीं आता, हमने फर्स्ट क्लास में किया था. नेग्लिजेंस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ गुड फेथ, क्योंकि नेग्लिजेंस आपकी मेंस रिया में ही आती है. गिल्टी इंटेंशन में नेग्लिजेंस भी आएगा. आप ये नहीं बोल सकते सॉरी मुझसे तो गलती से गाड़ी चढ़ गई किसी पे, सॉरी मैं तो चाकू घुमा रहा था गलती से आपके पेट में लग गया, तो नेग्लिजेंस नहीं होगा, वो मेंस रिया में आएगा. अब गुड फेथ क्या है अभी हम पढ़ने वाले हैं. 76 से 106 में बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे जहां पे हम गुड फेथ देखेंगे. होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर इंटॉक्सिकेशन को डिफेंस लिया जा सकता है, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन ये प्रूफ कर देगा कि क्राइम को करते दौरान आपका मेंस रिया नहीं था, क्योंकि आप इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में थे. सिमिलरली अगर आप कोर्ट में ये प्रूफ कर देते हैं द पर्सन वाज इनसेन, तो इनसेन का यही मतलब है कि मेंस रिया नहीं था. जिस इंसान ने क्राइम किया वो इंसैनिटी का शिकार था, उसका मेंस रिया नहीं था, उसको पता भी नहीं था वो क्या कर रहा है. एक्टस रियस हो गया, मेंस रिया मौजूद नहीं था, तो इंसैनिटी भी डिफेंस के तौर पे लिया जा सकता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 76 ऑनवर्ड्स. सबसे पहले आता है आपका सेक्शन 76 में
act done by a person bound or mistakenly believed to be bound by law. तो 76 ये कहता है it has to be the act of a person जो या तो बाउंड बाय लॉ है, जिसके हाथ कानून से बंधे हैं, या जिसको मिस्टेकन गुड फेथ में बिलीव है, मिस्टेकन बिलीव है गुड फेथ में कि आई एम ऑल्सो बाउंड बाय लॉ, तो वहां पर अगर वो क्राइम करता है तो वो 76 का डिफेंस यूज करके बच जाएगा। सेक्शन 76 का डिफेंस जो है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज यूज कर सकती हैं। तो सपोजिटली इसका एग्जाम्पल, इसके हर किसी के एग्जाम्पल्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखोगे जो भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो बाद में जब आप 76 से 106 को रिवाइज करने बैठोगे तो दिमाग में सारी खिचड़ी बन जाएगी। लेकिन जैसे ही आपको एग्जाम्पल्स याद रहेंगे तो आपको पूरा पूरा ध्यान रहेगा कि कौन सा सेक्शन क्या बात बोलना चाह रहा है। 76 के एग्जाम्पल की बात करें तो सपोजिटली एक पुलिस ऑफिसर को पार्लियामेंट पे सिक्योरिटी की जॉब दी गई है या ड्यूटी दी गई है। उस ऑफिसर को कॉल आता है कि यार एक मॉब ऑफ पीपल आ रहे हैं जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले हैं, तुम उन पे लाठी चार्ज कर देना या ओपन फायर कर देना, उसको ये ऑर्डर है, वो बाउंड बाय लॉ है। तो इस केस में जब वो लाठी चार्ज करता है और किसी सपोज उसी मॉब में एक इनोसेंट आदमी भी घुस जाता है, उस मॉब का हिस्सा बन जाता है और गलती से उसको लाठी लग जाती है जो पुलिस ऑफिसर ने मारी थी, तो वहां पर पुलिस ऑफिसर सेक्शन 76 का डिफेंस यूज करके बच जाएगा। सिमिलरली एनकाउंटर केसेस जो होते हैं वहां पर भी पुलिस अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के पास 76, 77 या 78 के डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका Section 77, that is the act of judge when acting judiciously। तो 77 सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना जजेस ही यूज कर सकते हैं और कोई पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता। सेक्शन 77 ये बोलता है कि अगर किसी जज ने जुडिशियसली काम किया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ जज ने गुड फेथ में काम किया है, तो मतलब उसने कोई जजमेंट दी है जो गुड फेथ में दी है, जुडिशियसली दी है, लेकिन बाद में पता चलता है, आपने देखा है मूवीज में भी दिखाते हैं और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर सपोज आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मैटर फाइल किया, वहां पर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए जजमेंट से, तो हम ये सुनते हैं ना कि ऊपर की कोर्ट में अपील करेंगे, तो यस डेफिनेटली आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के जजमेंट को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो अपील करने पे सपोज अगर आप ऊपर के कोर्ट में अपना मैटर आपके फेवर में आ गया, तो मतलब जो लोअर कोर्ट थी उसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं हुआ, तो क्योंकि उसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं हुआ, इसका मतलब डिसीजन में शायद कुछ कमी रह गई होगी, तो लेके आप उस जज को सजा नहीं दे सकते हो। तो क्योंकि यहां पर जजेस ये डिफेंस यूज करेंगे कि जब मेरे पास केस आया तो मैंने अपने लेवल पर जुडिशियसली, समझदारी से पूरा पूरा काम किया, मैंने अपने लेवल पर जो फैक्ट्स मेरे सामने थे, जो फाइल्स मेरे सामने थी, उस हिसाब से मैंने जजमेंट दिया, मैंने प्रॉपर तरीके से गुड फेथ में काम किया, तो आप जजेस को यहाँ पे कोई सजा नहीं दे सकते। जजेस विल यूज द डिफेंस ऑफ सेक्शन 77। आफ्टर दैट कम्स सेक्शन 78। सेक्शन 78 होता है एक्ट डन बाय अ पर्सन परसुएंट टू द जजमेंट और द कोर्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो यहां पर सेक्शन 78 भी आपका सारे अथॉरिटीज पे लगता है। तो यहां पर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज सेक्शन 78 का डिफेंस यूज करेंगे, कब? जब उन्होंने जो एक्ट किया है दैट वाज दे वर फॉलोइंग द कोर्ट ऑर्डर, या तो वो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, या वो कोई भी जो जजमेंट दी है जज ने उसको फॉलो कर रहे थे, और अगर उसके दौरान क्राइम होता है तो दैट पर्सन, that statutory authority can use the defense of section 78। a simple example, जब डेथ पेनल्टी मिलती है, तो जब डेथ पेनल्टी में अल्टीमेटली जो फांसी से लटकाता है उसको जल्लाद कहते हैं या हैंगमैन कहते हैं, तो हैंगमैन को थोड़ी ना मर्डर की पनिशमेंट दे दोगे कि जान तो तूने ही ली है, वो कहेगा मैं तो कोर्ट के ऑर्डर फॉलो कर रहा था, मैं तो जजमेंट फॉलो कर रहा था, मुझे किस बात की सजा। तो इस केस में सिमिलरली सपोज पुलिस को या फिर जो भी आपके सीबीआई अथॉरिटीज हैं, जो भी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उनको कोर्ट का ऑर्डर आया है कि आपको किसी पर्टिकुलर एक्स पर्सन के घर पे रेड मारनी है। तो रेड के दौरान सपोज कि कोई पेंटिंग टूट जाती है, पेंटिंग के पीछे पैसा छुपा था, लेकिन वो पेंटिंग बड़ी एक्सक्विजिट और एक्सपेंसिव पेंटिंग थी, तो यहां पर अल्टीमेटली प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए आप पुलिस ऑफिसर से कॉम्पेंसेशन नहीं ले सकते, ना उसको सजा दिला सकते हो, क्योंकि वो अगला जजमेंट या कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के पास सेक्शन 78 का डिफेंस भी अवेलेबल होता है। आफ्टर दैट कम्स सेक्शन 79। सेक्शन 79 है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और मिस्टेकनली बिलीविंग टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ।
तो अभी तक जो हमने 76, 77, 78 पढ़े हैं वो डिफेंसेस जनरली आपके स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंटल अथॉरिटीज ले सकते हैं। अब जो हम डिफेंसेस पढ़ने वाले हैं ये सारे डिफेंसेस एक मैंगो मैन, आम आदमी, हम और तुम सभी लोग यूज कर सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, इररिस्पेक्टिव अगर वो बस इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो यहाँ नॉट ओनली द इंडियन सिटीजन, कुछ सारे काफी सारे डिफेंसेस हैं जो फॉरेन नेशनल्स पे भी एप्लीकेबल हैं। तो 79 कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन, ताकि इस केस में आपने एक्ट तो किया, आपका गुड फेथ भी था, मेंस रिया नहीं था, प्लस आपको ये लगा कि जो आप एक्ट करने वाले हो दैट विल बी जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब आपको ये पता था ये जो आप काम कर रहे हो वो रैशनल है, वो बिल्कुल सही है, और आपको लगा कि लॉ भी उसको समझेगा, कानून भी मेरा ही साथ देगा कि यार कानून कहेगा कि हाँ यार तूने बिल्कुल सही काम किया, जस्टिफाई करेगा आपकी बात को। तो इस केस में अगर आप बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे थे और उस दौरान अगर कोई एक्टस रियस कमिट हो जाता है तो सेक्शन 79 का डिफेंस आपके लिए अवेलेबल होगा। कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज कि आपने देखा आपके सामने एक आदमी एक बच्चे को जबरदस्ती खींच के गाड़ी में डाल रहा है। आपको दूर से ये इंप्रेशन आया कि शायद ये बच्चे को किडनैप कर रहा है, और उसी टाइम आपने उस आदमी को लेके पीछे से एक डंडा मारा। अब डंडा ऐसा नहीं, ओवर पावर कभी नहीं यूज करनी होती, आपने उसको डंडा मारा बस इसलिए कि वो हल्का सा गिर गया ताकि वो बच्चे को किडनैप ना कर सके, और आप उस आदमी को लेके जब वो बेहोश हुआ पुलिस स्टेशन ले गए। आपकी तरफ से आपने बिल्कुल जस्टिफाइड एक्ट किया, बिल्कुल सही एक एनलाइटेंड सिटीजन का काम किया, आपने बच्चे को बचाया। लेकिन जब आप पुलिस थाने गए, वहां पर जब उस आदमी को होश आया तो पता चला कि वो तो उसका चाचा लगता था, वो जबरदस्ती बच्चे को लेके जा रहा था क्योंकि बच्चा घर से भाग गया था। तो यहां पर अब लेकिन आपसे तो क्राइम हो गया क्योंकि आपने अगले को हर्ट कर दिया। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी लग सकता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी लग सकता है कि जबरदस्ती आप उसको उठा के पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन आपका मेंस रिया नहीं था, आपका गुड फेथ था, और आपको ये पता था ये जो मैं काम कर रहा हूं ये बिल्कुल जस्टिफाइड बाय लॉ है, लॉ भी मेरे काम को समझेगा। तो इस केस में अब आप पर कोई धारा नहीं लगेगी, आप सेक्शन 79 का डिफेंस यूज करके बच सकते हो। अंडरस्टैंडिंग अनदर एग्जाम्पल दैट इज सेक्शन 80। सेक्शन 80 आपका अगर किसी को पता है इनएविटेबल एक्सीडेंट, तो ये कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता है। इनएविटेबल एक्सीडेंट आपका डिफेंस है जो कि टॉर्ट्स लॉ में यूज होता है। इनएविटेबल एक्सीडेंट कहता है सेक्शन 80 का, अगर मैं हिंदी वर्जन बोलूं तो वो होता है होनी को कौन टाल सकता है। ये कुछ कुछ वैसा ही है। एक्टस रियस आपने करा, एक्टस रियस हुआ तभी तो आपको डिफेंस चेक करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपका क्या था? मेंस रिया नहीं था, मतलब अल्टीमेटली आपका गुड फेथ था नंबर 1। इसके बाद आप जो काम कर रहे थे वो बिल्कुल लॉफुल काम था, मतलब आप कोई गैर कानूनी काम ना कर रहे हो, ये ध्यान रखिए। इन सारे डिफेंसेस को यूज करते टाइम प्राइमा फेसी आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो अगर, वहां यूज नहीं होगा। अभी जैसे आप प्राइवेट डिफेंस करने वाले हो, लास्ट में प्राइवेट डिफेंस आएगा अपने आप को बचाने के लिए। आप अगर कोई क्राइम कमिट करते हो तो बच सकते हो उस केसेस में, मतलब अपनी जान बचाने के लिए अगर आप किसी को चोट पहुंचाओगे, जान ले लोगे, तो प्राइवेट डिफेंस आपके लिए अवेलेबल है। पर उस केस में अगर आप खुद एक गैंगस्टर हैं, आपको पुलिस वाला मारने आया है और अपने आप को बचाने के लिए आप पुलिस वाले की जान ले लोगे, तो गैंगस्टर प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर पाएगा क्योंकि वो खुद पहली बात तो एक इलीगल काम कर रहा है। तो सेक्शन 80 में लॉफुल एक्ट का होना जरूरी है, गुड फेथ होना जरूरी है, जो आप काम कर रहे थे उसको करने का ढंग भी लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल मैनर से आप वो काम करते होने चाहिए, और साथ ही साथ आप जब वो काम कर रहे थे तो आप प्रॉपर केयरफुल भी थे और कॉशियस भी थे, सूझबूझ समझदारी के साथ आप सब कर रहे थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, भगवान के आगे किसकी चली है, हो गया क्राइम, तो आप सेक्शन 80 का डिफेंस यूज करके बच जाओगे। अब एग्जाम्पल क्या है, जल्दी से एग्जाम्पल लिख लोगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। तो सपोजिटली एक वुड कटर भैया फॉरेस्ट में वुड कट कर रहे थे, अपने लेवल पर बिल्कुल सब कुछ काम सही कर रहा है, वुड कटिंग मान के चलो हाइपोथेटिकली कि वुड कटिंग इज नॉट बैन, वुड कटिंग कर रहा है, लॉफुल एक्ट कर रहा है, सब तरीके से कर रहा है, लेकिन अचानक से लकड़ी काटते काटते जो एक्स के आगे वाला पार्ट होता है जिसको हैच कहते हैं, जो लोहे वाला पार्ट होता है, अचानक से वो डिटैच होता है और एक पासर बाई की गर्दन पे यहां लगता है और वो इमीडिएटली मर जाता है या सेवियरली इंजर हो जाता है। तो वुड कटर यहां पर सेक्शन 80 का डिफेंस यूज करके बच जाएगा, लेकिन
सपोजिडली जब लेबोरेटरी में एक्स को भेजा गया तो पता चला जो एक्स थी वो जंक खा चुकी थी, वो रस्ट खा चुकी थी और वो मेंटेनेंस मांग रही थी। तो यहां पर अब कॉशियस और केयरफुल वाला पार्ट माइनस हो गया। वुड कटर को सही वाली एक्स को ही यूज करके वुड कटिंग करनी चाहिए थी। यहां पर वुड कटर से नेग्लिजेंस हो गया, तब वो सेक्शन 80 का डिफेंस यूज नहीं कर पाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर सेक्शन 80 का डिफेंस यूज करने के लिए ये सारे पॉइंटर्स फिट इन होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 81। सेक्शन 81 ये कहता है टू प्रिवेंट अदर हार्म। तो ये समवेयर आपका नेसेसिटी जैसा होता है जो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स में है। ये कहता है कि क्राइम करना जरूरी हो गया था, बहुत जरूरी हो गया था क्राइम करना। अब जरूरी क्यों हो गया था? क्योंकि आप एक दूसरा हार्म बचाना चाहते थे। आपको पता था कि इस क्राइम को करने से जो मैं करने जा रहा हूं उससे एक दूसरा बड़ा वाला हार्म या इक्वल लेवल का हार्म बच सकता है। तो यहां पर अगर आप इस क्राइम को जरूरी कर रहे हो, नेसेसरीली कर रहे हो, तो आप 81 का डिफेंस यूज करके बच जाओगे। कैसे? आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, वेरी गुड, गुड फेथ में आपने काम किया, वेरी नाइस। आप दूसरा हार्म बचाना चाहते थे, दूसरे को हार्म होते हुए बचाना चाहते थे। ये जो हार्म था ये किसी पर्सन की जान को भी होना चाहिए या किसी की प्रॉपर्टी पे वो हार्म अगर हो रहा हो। इसमें जरूरी नहीं है आप अपने प्रियजन के लिए ही करो, आप एरे गहरे नथु गहरे स्ट्रेंजर की जान या प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी अगर क्राइम करते हो तो आप यहां पर ये 81 का डिफेंस यूज कर लोगे। अ सिंपल एग्जाम्पल, आपको लगा आपके नेबर्स के घर में चोर घुस आए हैं क्योंकि वो लोग तो ट्रिप पे गए हुए थे 6 दिन के लिए और आपने देखा लाइट्स वगैरह ऑन है, अंदर से आवाजें आ रही हैं, तो आपको ऐसा लगा कि शायद घर में चोर घुस आए हैं। तो इस केस में आपने घर में घुस के, नेबर्स के घर में घुस के अंदर दरवाजा खोल के आपने चेकिंग करी और पता चला कि वहां पे उनके दूसरे कजन्स आए हुए हैं जो कि सरप्राइज देने के लिए बैठे थे। आप पे यहाँ पे ट्रेसपास लग सकता है अब कि आपने बिना कॉल किए आप घर में क्यों घुसे। तो यहाँ पे आप 81 का डिफेंस यूज कर लोगे कि मैं तो भाई चोरी होने से बचाना चाहता था, मुझे लगा चोर घर में घुस आए हैं तो मैं चेक करने जा रहा था। तो इस केस में आप नेसेसिटी का डिफेंस यूज करके बच जाओगे क्योंकि आप एक दूसरे हार्म को होते हुए रोकना चाहते थे, चाहे वो किसी की जान पर हो या किसी की प्रॉपर्टी पर। 82 बहुत सिंपल डिफेंस है, सीधा सीधा बोलता है कि अगर बच्चे की एज 7 या बिलो है, 7 वाले बच्चे भी इसी में आते हैं, 7 और बिलो अगर एज है बच्चे की, तो उस केस में उस बच्चे के पास सेक्शन 82 का क्लियर डिफेंस है। लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि 7 साल से छोटे बच्चे या 7 साल तक के बच्चे में ये बिल्कुल समझ नहीं होती कि वो कोई भी क्राइम को अंजाम दे सके। तो अगर बच्चा कोई क्राइम कर भी देता है, एक 6 साल के बच्चे ने अपने फादर को अगर जहर दे दिया और मार दिया, तो बच्चे की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, बच्चे पे कोई केस नहीं होगा। हाउएवर, अब ये नहीं सोचना है कि एक काम करते हैं यार, जब भी क्राइम करने का मन करेगा एक बच्चे को पकड़ लेंगे, उससे क्राइम करवा देंगे, बच्चा भी बच जाएगा, हम भी बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अब बेटर को सजा मिलती है। अगर आप बच्चे से कोई भी क्राइम कराओगे तो बच्चा तो बच जाएगा क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। आप नहीं बच पाओगे, आपको सजा मिल जाएगी उसी क्राइम के अबेटमेंट को लेके। नेक्स्ट होता है सेक्शन 83, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। तो एक्ट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग में आते हैं बच्चे 7 अबव एंड 12 बिलो। जो भी बच्चे 7 से 12 साल की एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं उनके लिए ऐसा क्लियर नहीं है कि बेटा कोई बात नहीं, घर जाओ, तुमसे क्राइम हो गया, तुमको कोई सजा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। इन वाले बच्चों को सजा हो सकती है, इनको करेक्शनल होम्स में भेजा जाता है, नॉट दैट प्रॉपर जेल्स नहीं होती हैं, करेक्शनल होम्स में भेजा जाता है ताकि बच्चों को भी समझ आए कि उन्होंने क्राइम किया है। तो इस तरीके से उनको कुछ ना कुछ सजा जरूर मिलती है, लेकिन सबको नहीं मिलती। अब कैसे पता लगाएंगे? 7 से 12 साल का बच्चा है अगर और उसकी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि बच्चे को नहीं पता नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। बच्चे को नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं क्या कर रहा हूं। मतलब बच्चे को ये समझ ही नहीं है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये अल्टीमेटली एक क्राइम है। अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे को ये समझ नहीं है तो हम उस बच्चे को इमेच्योर बच्चा बोलेंगे और उस बच्चे को कोई सजा नहीं होगी और वो सेक्शन 83 का डिफेंस यूज करके बच जाएगा। अब
क्वेश्चंस में कैसे आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसके जब भी आपको क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस में ये नहीं लिखा होगा सीधा सीधा राहुल कॉमा 6 years 10 years ओल्ड कॉमा इमेच्योर, उसने ये क्राइम कर दिया, ये वो इमेच्योर गिवन नहीं होता। आपको क्वेश्चन में जो फैक्ट्स गिवन है, जो स्टोरी गिवन है, उनको पढ़ के समझना है कि क्या बच्चे के अंदर आपको इमेच्योरिटी लग रही है। अगर आपको एक्शंस के जरिए बच्चे के इमेच्योरिटी दिख रही है तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि इस राहुल नाम के बच्चे को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो था वो इमेच्योरली काम कर रहा था। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर फैक्ट्स पढ़ के आपको लगता है राहुल में थोड़ी भी अकल है, अब आप देखो 10 साल के बच्चे से आप 25 साल के इंसान या 30 साल के इंसान वाली मेच्योरिटी एक्सपेक्ट वैसे भी नहीं कर सकते। आपको देखना है कि बच्चा अगर हल्का फुल्का भी दिमाग चला रहा है, आपको लग रहा है बच्चा समझदार तो है, बच्चे से हरकत से बच्चे की समझ में आ रहा है कि उसको पता है मैंने गलत काम किया है, तो अगर आपको इतनी भी लेवल की अंडरस्टैंडिंग बच्चे में दिख रही है तो वो इमेच्योर में नहीं आएगा। फिर करेक्ट आंसर होगा इस राहुल नाम के बच्चे को सजा दो, क्योंकि इसने कोई क्राइम तो किया है। एग्जाम्पल से समझेंगे, एक्स्ट्रा क्लियर हो जाएगा। सपोजिटली एक क्वेश्चन ऐसा निकलता है जिसमें हमें पता चला राहुल अपनी मम्मी के साथ एक आंटी के घर पे गया, वहां उसने आंटी का नेकलेस पड़ा हुआ देखा, उसने नेकलेस को उठा लिया और अगले दिन जाके स्कूल में शो ऑफ करने लग गया कि ये देखो नेकलेस, ये देखो मेरा 9 लाख का हार। और यहां पर अब आपको दिख रहा है कि बच्चे में कितनी मेच्योरिटी है, बच्चे को पता ही नहीं है कि मैंने चोरी करी है, जाके अपनी चोरी की हुई चीज को यहां पर एग्जीबिशन लगा के स्कूल में दिखा रहा है। तो आपको एक्शन से दिख रहा है कि बच्चा इमेच्योर है। तो करेक्ट आंसर होगा राहुल को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इमेच्योरिटी राहुल की हरकतों से साफ झलक रही है। अगेन ऑन द कॉन्ट्ररी, हमने देखा राहुल ने वो नेकलेस चुराया आंटी के घर से और घर अपने आने के बाद उसको अपने लॉकर में छुपा दिया और इतने में पुलिस आ गई। तो यहां पर आपको समझ आ रहा है कि राहुल में दिमाग नाम की चीज तो है कि यार अगर मम्मी ने ये नेकलेस देख लिया तो बहुत चित्तर पड़ेंगे, मम्मी बहुत डंडे से मारेंगी कि तू आंटी का नेकलेस चुरा के लेके आया है। तो एक काम करता हूं, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉर में छुपा देता हूं। कोई भी इंसान इस लेवल की मेच्योरिटी तो रख ही रहा है। इस केस में राहुल को सजा मिल जाएगी अंडर सेक्शन जो भी इसका थेफ्ट का सेक्शन रहेगा, सेक्शन 378, लेकिन वो यहाँ पे डिफेंस यूज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट comes section 84, that is act of a person who is of unsound mind। तो ये वाला सेक्शन क्लियरली बोलता है कि अगर क्राइम किया है द पर्सन हु इज इनसेन या द पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो उसके पास क्लियर डिफेंस होता है कि वो कोर्ट में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता कोई भी जाके कोर्ट में बोल दे मैं तो हूँ पागल एंड ऑल। यहाँ पर कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट्स लगती हैं, कोर्ट यहाँ पे प्रूफ आपको कोर्ट में प्रूव करना होता है। कोर्ट की भी अपनी टीम होती है जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो रीटेस्टिंग करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि जो ये मुजरिम है ये सच में अनसाउंड माइंड का है। अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि जो अक्यूज्ड है वो अनसाउंड माइंड का है या वो इंसेन है, तब उस केस में कोई भी सजा नहीं मिलती है। अब सजा नहीं मिलती का ये भी मतलब नहीं होता कि जाओ बेटा घर जाके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेंटल असाइलम में भेजा जाता है, जो कि कोर्ट के ही या फिर आपके अथॉरिटीज के ही मेंटल असाइलम्स होते हैं। यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे वहां पर अगर ये लिखा है कि द पर्सन वॉज इन डिप्रेशन, या फिर उस इंसान को ओसीडी था, या उसको एंजाइटी थी, या काफी रेकरिंगली क्वेश्चन पूछा जाता है द पर्सन वाज क्लेप्टोमेनियाक। क्लेप्टोमेनियाक जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, क्लेप्टोमेनियाक होता है जिन लोगों को आदत होती है शॉपलिफ्टिंग करने की, कि चलो शॉप पे गए, पेन को ऐसे पॉकेट में रखा और चल दिए साइड में और बिना पेमेंट करे, या कुछ भी चीज समझ में आई तो चुपचाप उसको छुपा लिया, डुगा लिया, वो वाला सीन होता है क्लेप्टोमेनियाक का। ये सारी चीजें अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनको ध्यान रखना, ये इंसेनिटी में नहीं आते। इंसेनिटी हैज टू बी टोटल इंसेनिटी, जो साइकोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन, वो आना चाहिए। डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी या क्लेप्टोमेनियाक अगर आप हैं और आप कोई क्राइम कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि द पर्सन वाज ह्यूजली डिप्रेस्ड, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के भाग गई थी, इसीलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड का जाके मर्डर कर दिया, क्योंकि वो बेचारा बहुत ज्यादा डिप्रेस था। उस केस में ये आपका इंसेनिटी में नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें इंसेनिटी के डिफेंस में वर्क नहीं करती। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर सिजोफ्रेनिया लिखा है तो इस केस में सिजोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर्स आपके इंसेनिटी के क्लॉज में कवर होंगे, सेक्शन 84 का डिफेंस यूज हो जाएगा।
नेक्स्ट कम सेक्शन 85, दैट इज द इंटॉक्सिकेशन। इसके लिए ध्यान रखिएगा सेक्शन 85 और 86 को साथ ही में पढ़ा जाता है। सेक्शन 85 और 86 ये कहते हैं कि इफ द पर्सन वॉज इंटॉक्सिकेटेड, अब इंटॉक्सिकेटेड में जरूरी नहीं है द पर्सन कुड बी इंटॉक्सिकेटेड ऑन अल्कोहल ओनली, इट कुड बी एनी ऑफ द ड्रग्स, इट कुड बी द ग्रीन ड्रग्स, इट कुड बी द अल्कोहल, किसी भी लेवल का अगर इंटॉक्सिकेशन है तो उस केस में डिफेंस अवेलेबल है। अब डिफेंस कैसे अवेलेबल है? ऐसा नहीं है कि आपको मर्डर करने का मन कर रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो लेके आपने पूरा 1 बॉटल ऑफ विस्की पी लिया और आप नशे में थे और आपने जाके मर्डर कर दिया और आप बोलेंगे इंटॉक्सिकेशन डिफेंस दे दो यार, नहीं मिलेगा। इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस लेने के लिए 2 क्राइटेरिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, द इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस वाज given against the will or without knowledge, and second, accused was unable to understand the nature and consequences of his or her act। ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस यूज करने के लिए, कि वो जो इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस है, चाहे वो अल्कोहल हो या कोई भी ड्रग्स हो, वो आपकी बॉडी में आपकी मर्जी के बिना गए हों। मतलब किसी ने आपकी ड्रिंक स्पाइक कर दी, और सपोज की क्वेश्चन में बोला गया कि कुछ बच्चे एक फेयरवेल पार्टी अटेंड करने गए, वहां पर एक लड़के की ड्रिंक किसी ने स्पाइक कर दी। स्पाइक कर मतलब स्पाइक वर्ड अक्सर आता है, स्पाइक का मतलब होता है किसी ने आपकी ड्रिंक स्पाइक कर दी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ड्रग्स मिला दिए जिसकी नॉलेज आपको नहीं थी। उस लड़के ने जैसे ही वो ड्रिंक पिया उसके बाद जाके उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो 85 86 का डिफेंस उसके लिए अवेलेबल होगा। तो वो इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस आपकी बॉडी में गया होना चाहिए आपकी विल के बिना या आपकी नॉलेज के बिना, आपको पता नहीं था। ऐसे में कभी कभी आपको क्वेश्चंस आएंगे कि एक आदमी कुछ अपने दोस्तों में गया, वहां पर दोस्तों ने बहुत जबरदस्ती की किया ड्रिंक कर ले, उन्होंने दोस्ती का वास्ता भी दे दिया और फिर जबरदस्ती उसने ना चाहते हुए भी ड्रिंक कर ली और जाके क्राइम कमिट कर दिया, तो ये डिफेंस में नहीं यूज होगा। दोस्ती का वास्ता देने के बाद जो लोग पीकर अगर क्राइम कर रहे हैं वो 85 86 का डिफेंस नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि पी तो जबरदस्ती आपने खुद है, नॉलेज तो थी आपको, जबरदस्ती अगर दोस्तों ने आपको ड्रिंक कराई है तो आप यहाँ पे 85 86 का डिफेंस नहीं यूज कर पाओगे। सेकेंडली, जब वो इंटॉक्सिकेशन था उसके बाद आप ये नहीं समझ पाए कि आप ये जो काम कर रहे हो ये एक क्राइम है, आपको नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे अपने एक्ट के जो आप कर रहे हो। ये इसीलिए बोला गया है कि सपोजिटली इसी सिनेरियो में आ जाते हैं कि किसी ने आपकी ड्रिंक जो स्पाइक की थी फेयरवेल में, वहां पर उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं डाले थे, उन्होंने सिर्फ आई वुड से 1 पेग ऑफ विस्की और वोडका डाल दिया था। 1 पेग का मतलब है बहुत लिटिल क्वांटिटी से स्पाइक किया। अब बहुत लिटिल क्वांटिटी से अगर स्पाइक किया तो कभी भी किसी को भी इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेशन नहीं होगा कि उसको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है मतलब। तो यहां पर अगर किसी ने आपका बहुत लिटिल क्वांटिटी से ड्रिंक को स्पाइक किया, वहां पर आपको नॉलेज नहीं थी लेकिन आपने जाके क्राइम कमिट कर दिया, तो जब ब्लड टेस्ट के लिए जाएगा तो कोर्ट में ये प्रूव हो जाएगा कि आप इतने बेहोश नहीं थे कि आपको ना पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं। नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट आपको पता होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में जो इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस था वो उस लेवल की मात्रा में नहीं था। तो ये दोनों चीजें अगर सेटिस्फाई हो गई तो सेक्शन 85 86 का डिफेंस यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 87, वॉलंटरली कॉजिंग इंजरीज। तो यहां पर पर्सन हैज कंसेंटेड टू टेक द रिस्क, तो यहां पर ये कंसेंट की तरह वर्क करता है। तो कंसेंट, पहली बात कंसेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द पर्सन मस्ट बी 18 और अबव, मतलब कि इस केस में अगर आप जिस पे आपने क्राइम कमिट किया है, जिसका कंसेंट आप ले रहे हो, उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो कोई भी लॉ आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि कंसेंट किसी का लेने के लिए उसकी एज 18 या अबव होनी जरूरी है, वरना वो इनवैलिड कंसेंट में आएगा। सिमिलरली
कंसेंट देते टाइम जो पर्सन था वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब इनसेन पर्सन का कंसेंट मैटर, अनसाउंड पर्सन का कंसेंट मैटर नहीं करता। तो जब अगले ने कंसेंट दे दिया किस चीज के लिए, आ बैल मुझे मार, तो सामने वाले ने जो विक्टिम था इस केस में उसने कंसेंट दिया, वो 18 वर्ष का था, साउंड माइंड का था, उसने कंसेंट दिया। यहाँ पर एक्सप्रेस या इंप्लाइड कैसे भी करके उसने कंसेंट दिया और उसने हार्म को ओके करा। और फिर उस केस में अगर हार्म हो जाता है तो यहाँ पर सेक्शन 87 का डिफेंस यूज करके जो रॉन्ग डूअर है वो तो बच जाएगा बॉस। सिंपल एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो सपोज आपका एक दोस्त है, उसने कहा यार मैं बहुत बड़ा शार्प शूटर हूं, मैंने काफी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, तो एक काम कर यार, तू मेरे शूटिंग स्किल्स देख, तू अपने सर पे तरबूज लेके खड़ा हो जा और मैं तरबूज को गोली मारूंगा। आप 18 अबव थे, अपनी मर्जी से अपने दोस्त की कला चेक करने के लिए आप तरबूज लेके अपने सर पे खड़े हो गए। और यहां पर इस वारदात के दौरान जब आपके दोस्त ने गोली चलाई तो गोली तरबूज को ना लग के अगर आपके कहीं पर लग जाएगी बॉडी में तो आपका दोस्त 87 का डिफेंस यूज करके बच जाएगा कि मेरे दोस्त सामने जो खरबूजा लेके या तरबूज लेके खड़ा था उसने अपना कंसेंट दिया था, वो 18 वर्ष का था, वो साउंड माइंड था, उसने खुद हार्म को ओके किया था, उसने खुद कहा था आ बैल मुझे मार, मैं तो 87 का डिफेंस यूज करके बच जाऊंगा। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 88, एक्ट डन बाय द पर्सन गिवन द कंसेंट फॉर द बेनिफिट। तो ये अक्सर डॉक्टर्स यूज करते हैं। यहां पर कंसेंट अगेन सेम पॉइंट है, कंसेंट होना चाहिए 18 अबव और साउंड माइंड का, प्लस जो एक्ट की थी दैट वाज डन फॉर द बेनिफिट। बेनिफिट के लिए ये एक्ट की थी, पता था सामने वाले का इस एक्ट से भला होगा, तो डॉक्टर को आपने कंसेंट दिया कि ये सर्जरी मुझ पर कर दो, और डॉक्टर ने आपका कंसेंट लिया और डॉक्टर चाहता था कि उस किडनी ऑपरेशन से आपका बेनिफिट होगा। तो उस केस में गॉड फॉरबिड अगर सर्जरी में कुछ अप डाउन हो जाता है तो वो डॉक्टर सेक्शन 88 का डिफेंस यूज करके बच जाएगा कि बॉस मेरे, इसीलिए कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं कि आपका बेनिफिट कर रहे थे, कंसेंट आपका था, लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो डॉक्टर्स बच जाएंगे सेक्शन 88 का डिफेंस यूज करके। नेक्स्ट आता है सेक्शन 89, फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और अ इंसेन पर्सन। तो अगर 89 का डिफेंस तब यूज होगा जब हमारा जो बेनिफिट है वो ध्यान रखेंगे, बेनिफिट किसका है, उस एक्ट से चाइल्ड का या किसी इंसेन पर्सन का। अब इन लोगों का कंसेंट तो मैटर करता नहीं है, तो इनके बिहाफ पे जो कंसेंट था वो दिया था इनके गार्डियन ने। गार्डियन मतलब पेरेंट भी हो सकता है या बच्चा जिसकी इमीडिएट रखवाली में है वो हो सकता है। तो सपोजिटली कि कोई बच्चा अपने मामा के घर पे रहने गया या उसके खुद के पेरेंट्स ने डॉक्टर्स को कंसेंट दिया कि आप बच्चे की लेग को एम्प्यूटेट कर दो या बच्चे पर ये सर्जरी कर दो, और अगर उस सर्जरी में कुछ अगेन मिसहैपनिंग होगी तो इस केस में जो डॉक्टर है वो बच जाएगा इस डिफेंस को यूज करके कि कंसेंट माना बच्चे ने नहीं दिया, माना कंसेंट इंसेन पर्सन ने नहीं दिया, लेकिन वो कंसेंट दिया था उसके गार्डियन ने, और मैं ये जो सर्जरी कर रहा था मैं बेनिफिट के लिए कर रहा था। तो इस केस में वो जो डॉक्टर है वो सेक्शन 89 का डिफेंस यूज करके क्लियरली बच सकता है। गुड फेथ डॉक्टर को प्रूव करना है। गुड फेथ का मतलब अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि सर्जरी के दौरान डॉक्टर से कुछ नेग्लिजेंस हो गई तो वहां पर वो गुड फेथ आपका माइनस हो जाएगा और डॉक्टर पे मेडिकल नेग्लिजेंस के प्रोविजंस लग जाएंगे। Next comes your section 90, that is consent under the fear of misconception। तो इस केस में ये वाला डिफेंस की तरह काम नहीं करता, ये कहता है कि अगर आपने फियर या कंफ्यूजन में कंसेंट दिया था तो उस केस में वो कंसेंट वैलिड कंसेंट में नहीं आता, और सेक्शन 90 कहता है उस केस में आप डिफेंस नहीं यूज कर सकते। अगर आपने किसी को कंसेंट किसी से लिया लेकिन आपने उसको प्रॉपरली, जैसे डॉक्टर ने कंसेंट लिया लेकिन प्रॉपरली निटिग्रिटीज नहीं बताई, फॉर्म पे सारी इंट्रिकेट डिटेल्स नहीं लिखी, गुमराह करके अगर आपने किसी से कंसेंट लिया, डरा के आपने किसी से कंसेंट लिया, तो वो कंसेंट मैटर नहीं करता, फिर आप डिफेंस भी यूज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 92, 91 is not in the syllabus, act done without the consent but for the benefit। मतलब आपने एक्ट किया, ठीक है, करने के पीछे आपका मोटिव क्या था, बेनिफिट, अगेन गुड फेथ भी होना चाहिए, बेनिफिट आपका मोटिव था, लेकिन इस केस में कंसेंट नहीं था आपके पास, अगले ने नहीं कहा था मुझे बचा, आप खुद ही भलाई करने निकले और भलाई करते करते
कुछ बुराई अगर हो गई तो उस केस में आप सेक्शन 92 का डिफेंस यूज करके बच जाओगे। अ वेरी फनी एग्जाम्पल, बट इट कुड बी द रियल एग्जाम्पल ऑल्सो, या इससे मिलते जुलते एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। सपोज आप और आपका दोस्त हंटिंग पे गए फॉरेस्ट में, ठीक है, शिकार करने गए, और अचानक से शेर आया और आपके दोस्त की टांग खींच के उसको लेके जाने लगा। अब अपने दोस्त को आपको बचाना था, यहां पर आपको हीरो बनना चाहिए था, तो आपने अपने दोस्त को बचाने के लिए गुड फेथ में बेनिफिट के लिए गोली चलाई शेर पर। अब यहां पर जब आपने शेर पर गोली चलाई तो शेर डर के भाग गया, लेकिन वो गोली गलती से आपके फ्रेंड के पैर में लग गई, लेकिन शेर भी भाग गया, बच गया, शेर ने उसको नहीं खाया, गोली लेकिन उसके पैर में लग गई। तो इस केस में यहां पर आप पे सेक्शन 92 का डिफेंस अवेलेबल है, आप बच जाओगे कि मैं तेरा बेनिफिट कर रहा था, माना तेरा कंसेंट नहीं था पर मैं तेरा बेनिफिट कर रहा था। अगेन गुड फेथ होना जरूरी है, नेग्लिजेंस होनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बेनिफिट विदाउट कंसेंट भी यहां पर वर्क करता है सेक्शन 92 में। अनदर एग्जाम्पल, इमीडिएटली कोई इंसान को रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया, द पर्सन वॉज टोटली सब अनकॉन्शियस, उसके लेवल पर कोई कंसेंट देने भी नहीं आया क्योंकि पता ही नहीं था कि ये कौन है। सडनली डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ी और यहाँ पर कंसेंट देने की स्टेट में वो था नहीं इंसान जो पेशेंट था, क्योंकि वो बेहोश था। डॉक्टर को समझ में आया कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी वरना बॉडी में जहर फैल जाएगा। तो इस केस में जब डॉक्टर ने ये सर्जरी करी, कंसेंट नहीं था डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर बेनिफिट करना चाहता था, तो जब वो पेशेंट उठा तो उसने देखा डॉक्टर ने मेरी लेग की सर्जरी कर दी, वहां पर वो बच जाएगा क्योंकि डॉक्टर सेक्शन 92 का डिफेंस यूज करके यहां पर क्लियरली क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकता है। सेक्शन 93 इज कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन होती है, एक्टिस रियस यहाँ पर एक तरीके से सिर्फ कम्युनिकेशन होती है, आपने और कुछ नहीं किया होता, आपने सिर्फ कम्युनिकेशन की होती है, बातचीत की होती है, बट वो बातचीत होनी चाहिए आपकी गुड फेथ के साथ। तो मतलब अगर आप किसी से ऐसी कोई बातचीत करते हो जिससे क्राइम हो जाए, कैसे होगा? सपोज कि एक हार्ट पेशेंट को जाके आप मजाक मजाक में बोलते हो कि आपकी वाइफ की डेथ हो गई है या आपके बेटे की डेथ हो गई है जो यूएस में रहता है। अब आपने ये बात कही मजाक में और ये बात सुन के अगले को आ गया हार्ट अटैक। तो इस केस में आपका जो कम्युनिकेशन था वो गुड फेथ में नहीं था, आपने मजाक, आपने प्रैंक किया था, और यहां पर ये प्रैंक आपको भारी पड़ जाएगा क्योंकि 93 का डिफेंस आप नहीं यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल जेन्युइन न्यूज दी उसको, आपने जाके डॉक्टर ने किसी को जेन्युइन न्यूज दी कि आपके पास जिंदगी के इतने ही टाइम या इतना ही समय बचा है, आपने जाके जेन्युइन न्यूज दी एक अंकल को कि आपके बेटे की डेथ हो गई है, जो बिल्कुल जेन्युइन न्यूज है, मेंस रिया नहीं है, गुड फेथ है, और आपकी खबर सुन के अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है सामने वाले को, तो आप 93 का डिफेंस यूज करके बच जाएंगे क्योंकि आपका कम्युनिकेशन था गुड फेथ में। सेक्शन 94 होता है कंपेल्ड बाय थ्रेट। तो यहां पर अगर यहाँ पे मर्डर अलाउड नहीं है, मर्डर अगर आप किसी ने आपको जोर जबरदस्ती गन पॉइंट पे कोई आपसे मर्डर करा रहा है तो आप 94 का डिफेंस नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा कोई और आपसे कोई क्राइम करा रहा है अंडर द थ्रेट, तो उस केस में आप यहां पर बच जाओगे डिफेंस यूज करके। कैसे, ये इंपॉर्टेंट है समझना सेक्शन 94 को, कि जब भी आपको कोई फोर्स करे, आपको डराए धमकाए कि क्राइम करो, कंपेल्ड बाय थ्रेट में नंबर 1 तो क्या होना चाहिए? इमीडिएट थ्रेट ऑफ डेथ। नंबर 2, no recourse to public authorities, that is the police, no choice to recourse to public authority। तो ये इसको ऐसे समझो कि सपोजिटली चोरों को किसी के घर पे चोरी करनी है या डिकॉइटी करनी है, और वो एक ब्लैक स्मिथ के पास गए जो ताला खोलता है, एक आदमी, उसको गन पॉइंट पे बोला अभी के अभी हमारे साथ चल और तिजोरी का दरवाजा खोल या तिजोरी खोल वरना हम तेरी जान ले लेंगे। तो उसको डेथ का थ्रेट दिया, वो भी इमीडिएट वाला, और उस बेचारे के पास, पुलिस के पास जाने का ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि गन पॉइंट पे उसके सामने बिल्कुल खड़े हैं। तो अब वो उनके साथ चल दिया, उसने तिजोरी खोल दी और बाद में ये सब लोग पकड़े गए अगर पुलिस से, तो वहां पर वो ब्लैक स्मिथ सेक्शन 94 का डिफेंस यूज करके बच जाएगा कि मेरे पास गन पॉइंट पे मेरी जान पे बात आ गई थी मालिक, इसीलिए मैंने यहाँ पे तिजोरी खोली, तो 94 का डिफेंस उसके लिए अवेलेबल होगा।
नेक्स्ट कम्स योर 95। 95 कहता है कि बहुत अगर ट्रिफल्स हैं, ट्रिफल्स का मतलब है छोटी मोटी लड़ाइयां हैं जहां पे जो हार्म है वो बहुत स्लाइट लेवल पर हुआ है, छोटे मोटे लेवल पर हुआ है, तो कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं है कि वो फालतू के छोटे छोटे मैटर्स में डील करेगा। तो बहुत ट्रिपल एक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे एक्ट्स हैं, अगर बहुत छोटा छोटा स्लाइट हार्म हुआ है तो वहां पे ऑटोमेटिकली डिफेंस अवेलेबल होता है कि उसके पास सेक्शन 95 का, कि केस ही फाइल नहीं होगा, अगर आप केस फाइल करोगे तो एफआईआर नहीं होगी या पहले ही डेट में केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कम्स योर प्राइवेट डिफेंस, जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें ना आपके साथ ही में वर्क करता है सेक्शन 96 से 106 एक साथ आपका प्राइवेट डिफेंस को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। तो प्राइवेट डिफेंस होता क्या है हम भी एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, ये काफी जगह अवेलेबल होता है। प्राइवेट डिफेंस होगा आपका नंबर 1, कब यूज कर सकते हैं इसको पहले वो समझेंगे। फोर्स मस्ट बी, कंडीशन है फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द इनकमिंग डेंजर। Can be used in the case of reasonable apprehension of danger. Reasonable apprehension, doubt. Apprehension का मतलब अगर बहुत लेमन टर्म में बात करूं तो डाउट, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। तो प्राइवेट डिफेंस को अप्लाई करने के लिए प्राइवेट डिफेंस को समझना बहुत जरूरी है। 96 से 106 के बीच में इसके डेफिनेशन गिवन है, कब कब यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, ये सब कुछ अभी हम समझेंगे जो 96 से 106 में हम लोगों को गिवन है। होता क्या है आइए समझेंगे। प्राइवेट डिफेंस को ये बोला जाता है जिसको आप सेल्फ डिफेंस भी बोलते हो। सेल्फ डिफेंस का मतलब है सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना। प्राइवेट डिफेंस में दोनों चीजें आती हैं, आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, एरे गहरे नथु गहरे, अपने प्रियजन, अपने नियर वन, अपने डियर वन, किसी को भी आप प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। तो चाहे वो कोई भी इंसान की बॉडी हो तब आप यूज कर सकते हो, अगर वो किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी हो तो भी आप यूज कर सकते हो। मतलब आपको लगता है कि एक बच्चा है वो किसी आदमी की गाड़ी का शीशा तोड़ना चाहता है और आपने लेके बच्चे को 2 थप्पड़ लगा दिए तो आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो, क्योंकि आप किसी इंसान की गाड़ी यहाँ पे बचाना चाह रहे थे। तो प्रॉपर्टी को भी बचाने के लिए, चाहे वो खुद की हो या किसी स्ट्रेंजर की हो, या जान की बात करें चाहे वो खुद की हो या किसी स्ट्रेंजर की हो, आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। सपोज आप रोड पे जा रहे हो, आपने देखा एक आंटी से 2 चोर उनका बैग स्नैच करके भाग रहे हैं और आपको जूडो कराटे आता है, टाइक्वांडो आता है, आपने जाके 2 मुक्के लगाए या 2 पंचेस मारे चोरों को और वो आंटी का बैग छोड़ के वहीं भाग गए, तो यहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस यूज करके बच सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट डिफेंस आपको दे दिया है आपके हाथ में, अगर आपको अलाउ कर दिया गया है खंजर पकड़ने के लिए तो अगले का गला काट के ही आप दम लोगे। कंडीशंस हैं इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों कंडीशंस। अगर सेटिस्फाई नहीं हुई बॉस तो प्राइवेट डिफेंस आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। क्या है फर्स्ट कंडीशन? द फोर्स जो आपने यूज किया है इट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द इनकमिंग डेंजर। मतलब अब सामने वाला आपकी तरफ आ रहा था डंडा लेके, आपको लगा आज आपको मार देगा, आपने लेके अपने बैग से गन निकाली और उसको शूट कर दिया, उसकी जान ले ली।
तो आपको नहीं लगता कि आपने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया? थोड़ा ज्यादा हो गया ना, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हो गया, आपने जान ले ली किसी की। तो ये लॉ कहता है कि जो आप फोर्स यूज कर रहे हो अगले पे वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। हर बार ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होना चाहिए, ईंट का जवाब ईंट से ही होना चाहिए, ये कहता है लॉ। इनकमिंग डेंजर जितना खतरनाक था उतना खतरनाक ही आप वार कर सकते हो। इसीलिए प्राइवेट डिफेंस के एक सेक्शन है जो ये बोलता है कि ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जहां पर किसी की जान लेना भी अलाउड है, बच सकते हो आप। जैसे एग्जाम्पल रेप के सिनेरियोज में रेपिस्ट की जान लेना अलाउड होता है विक्टिम को। सिमिलरली अगर आप पे कोई जानलेवा हमला कर रहा है, आपके घर पे कोई रात को हाउस ब्रेक इन बाय नाइट कर रहा है, बगलरी कर रहा है, रॉबरी कर रहा है, डेकॉइटी कर रहा है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहां पर आप अक्यूज की जान ले लोगे और आप पर कोई भी धारा नहीं लगेगी, डिफेंस आपके लिए अवेलेबल होगा। तो प्रोपोर्शनेटली यूज करना है, नंबर वन। नंबर टू, इट कैन बी यूज इन द केस ऑफ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। मतलब ऐसा नहीं है कि जब कभी भी आपकी तरफ कोई गुस्से में बढ़ रहा था, आपको लगा कि शायद ये मेरे को जान से मार देगा, आपने लेके डंडे से उसका सर फाड़ दिया, तो ये आपको सिर्फ डाउट हुआ है, रीजनेबल नहीं था। क्योंकि गुस्से में कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आपने ये मान लिया कि जान ले लेगा। रीजनेबल जरूर होना चाहिए आपका डाउट। आपको डाउट हुआ कि अगला मेरे को कोई चोट पहुंचाने वाला है, ये रीजनेबल लेवल पर होना चाहिए, ये लेजिट होना चाहिए। अगर आपको हवा में ऐसा लगा और आपने कुछ कर दिया तो आप प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर पाओगे। तो दीज टू कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड इफ एंड व्हेन यू आर यूजिंग प्राइवेट डिफेंस एज अ डिफेंस। Defensive action is necessary to protect the threatened interest. It's directly against the attacker and it is no more harmful. Is necessary to the ward of the attack. तो जैसा हमने बात की थी, जनरल इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ ली, 1999 में गिवन है। यहाँ पर बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसा कि सेक्शन 100, 102 और 106 में है। आप प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो जो कि 103, 105 और 103, 4 एंड 5 में गिवन है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। जैसा मैंने कहा कि कब कब अलाउड होता है डेथ तक कॉज करना प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते दौरान, जब इस केस में असॉल्ट ऐसा हो कि आपकी ही जान जा सकती है। वो असॉल्ट इस तरीके का हो कि आपको लगता है कि अगला मुझे ग्रीवियसली इंजर कर देगा। अब ग्रीवियसली इंजर ऐसा नहीं है कि आपको लगा, ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन गिवन है लॉ के हिसाब से। जो ग्रीवियस हर्ट के कुछ 10-12 सिचुएशंस हैं जो ग्रीवियस हर्ट में आते हैं। अगर उन 10-12 सिचुएशन जैसा अटैक आप पे हुआ है, जैसे ग्रीवियस हर्ट कहता है किसी ना किसी इंसान का कोई भी एक पार्ट को प्राइवेशन कर देना, लाइक प्राइवेशन ऑफ आई, किसी की आंख फोड़ना, कान खराब कर देना, या किसी का हाथ तोड़ना या टांग तोड़ना, ऐसा लेवल का जो हर्ट होता है वो ग्रीवियस हर्ट में आता है। तो अगर अटैक इस लेवल का है तो आप डेथ डेफिनेटली कॉज कर सकते हैं। थर्डली, एन असॉल्ट done with an intention of rape, as I told you। ये आप अपनी बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। एज आई टेल यू कि प्रॉपर्टी के लिए भी यूज हो सकता है कि अगर आपको लगता है किसी के घर पे चोरी, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ या ट्रेसपास जैसी चीजें होने वाली हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो अल्टीमेटली प्राइवेट डिफेंस को हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 96 से 106 के बीच में, दैट इज द प्राइवेट डिफेंस। अब यहां पर एक ध्यान रखना एक बात प्राइवेट डिफेंस के क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चन में क्लियरली सिचुएशन में ये गिवन नहीं होगा कि ये जो ए इंसान था इसने प्राइवेट डिफेंस को ओवर इस्तेमाल करके बी की जान ले ली। आपको फैक्ट्स पढ़ के खुद समझना है कि यहां पर जो अक्यूज्ड है वो ज्यादा बड़ा वार कर रहा है या जो अपने आप को बचाना चाहता है, जो प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा है, उसने ज्यादा ही बड़ा जवाब दे दिया है, पत्थर से जवाब दे दिया है, उसने बहुत बड़े लेवल पर अटैक कर दिया है, उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं था। तो स्टोरी पढ़ के आपको ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा कि कौन ज्यादा बड़ा यहाँ पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है कि एक आपको टाइक्वांडो आती थी, चोर आपसे आपका बैग छीन रहे थे और आपने उनपे 1-2 पंचेस मारे अपना बैग और अपनी जान बचाने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बिल्कुल सही लेवल पर प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल हुआ है, तो आप बच जाओगे डिफेंस यूज करके। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, क्वेश्चन में लिखा है कि आपको टाइक्वांडो आती थी या नहीं भी आती थी, लेकिन आपके बैग में गन थी, वो आपसे आपका बैग खींच रहे थे और आपने लेके गन से दोनों को शूट कर दिया। तो स्टोरी पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि प्राइवेट डिफेंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है।
तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा द गर्ल कैन नॉट यूज द डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिकॉज शी यूज द पावर इन द डिस्प्रपोर्शनेट मैनर। तो प्राइवेट डिफेंस को जब भी अप्लाई करेंगे आप क्वेश्चंस में एज अ जनरल एक्सेप्शंस, तो आपको ये ध्यान देना है कि स्टोरी पढ़ के क्लियरली प्राइवेट डिफेंस ज्यादा तो नहीं इस्तेमाल कर दिया है, अगर ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है तो डिफेंस की तरह अवेलेबल नहीं होगा। सो व्हेनेवर यू रीड द जनरल एक्सेप्शंस फ्रॉम 76 टू 106, एक बात का खासा ध्यान रखना है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, एक्टस रियस तो हो गया है, हमारा अल्टीमेटली काम होता है ये प्रूव करना कि वो जो एक्टस रियस हो गया है, वो जो क्राइम हो गया है जिस वजह से आप डिफेंस को चेक कर रहे हो, उसके लिए वो जो क्राइम हुआ था वो गुड फेथ में हुआ था, कोई ज्यादा जो इंटेंशन थी वो मेंस रिया वाली नहीं थी, उस केस में गुड फेथ यूज करके बचा जा सकता है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे जल्दी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग द मॉक्स एंड द सेक्शनल टेस्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल लॉ काफी हद तक हम लोगों का कंप्लीट भी हो चुका है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बहुत जल्द। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल।